नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। रक्त के बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। रक्त का pH क्या होता है, कितना % होता है, वगैरह वगैरह हमने सारी जानकारी पिछले वीडियो से हमने प्राप्त करी थी। अब हम रक्त को और डीप में पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लड की, और ब्लड को कहा जाता है रक्त। ठीक है, क्या कहा जाता है? रक्त कहा जाता है। ब्लड के अंदर, खून के अंदर, रक्त के अंदर दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? दो चीजें होती है। एक होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा, जिसे लिखा जाता है हिंदी में प्रद्रव्य। और दूसरी चीजें होती है ब्लड कार्पसल्स, जिसे कहा जाता है रुधिर कणिकाएं। सर, ये कैसे, हमें कैसे दिखती है? तो आपने नदी का पानी देखा है, नदी का पानी बहता है तो, और दूसरे अंदर छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, तो छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं उनकी तुलना कीजिए रुधिर कणिकाओं से, जबकि जो पानी है उसकी तुलना कीजिए आप प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में है और उसमें मुक्त रूप से तैरती छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या बोला आपने? रुधिर कणिकाएं। क्या नाम दिया आपने? रुधिर कणिकाएं। यहां पर हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा कैसी है दोस्तों? प्लाज्मा हल्का पीला है। क्या होता है? येलो, थोड़ा सा लाइट येलो कलर होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और बहुत काम की चीजें। कैसा होता है? मीडियम कैसा होता है इसका? मीडियम होता है, क्षारीय दोस्तों, क्षारीय होता है। और क्षारीय यानी चखने में साबुन जैसा, यानी कसेला लगता है। कैसा लगता है? कसेला लगता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमने बोला कि यह एक पानी जैसा बिहेवियर करता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो लगभग 90 से 92% वाटर होता है, 90 से 92% क्या होता है दोस्तों? जल होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। 8 से 10% इसमें खनिज लवण होते हैं। 8 से 10% क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। और प्रोटीन कितनी होती है? 3 होती है इसके अंदर। तो 8 से 10% आपके खनिज लवण और क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। ध्यान से देखना, 8 से 10% खनिज लवण और प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर प्रोटीन कितनी है? यहां पर प्रोटीन 3 है। कितनी है दोस्तों? 3 है। आप मुझे बताइए, पहली प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जिसे कहा जाता है फाइब्रिनोजेन, ये दोनों एक ही हैं। पहली हो गई प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन, दूसरी हो गई आपकी एल्ब्यूमिन। दूसरी कौन सी हो गई? एल्ब्यूमिन। और तीसरी की बात करें तो तीसरी हो जाती है ग्लोब्यूलिन। मेरे साथ बोलेंगे फिर से अपन। पहली हो गई हमारी प्रोथ्रोम्बिन। पहली कौन सी हो गई? प्रोथ्रोम्बिन, जिसे बोला जाता है फाइब्रिनोजेन। ये कितना प्रतिशत है दोस्तों? 7%। 7% होता है। और ये कितना है? एल्ब्यूमिन। ये कितना प्रतिशत है दोस्तों? 55, यानी 55%। यानी प्रोटीन जो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो होती है एल्ब्यूमिन। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आती है ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन कितनी होती है? 38% होती है। कितनी होती है? 38% होती है। यहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर जो उपस्थित ये प्रोटीन है, इनका कार्य अलग अलग होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन की बात करें तो इनका कार्य होता है ब्लड क्लोटिंग, यानी रुधिर का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। जैसे जब आपको कभी किसी कारण से चोट लग जाती है और कुछ समय के पश्चात रुधिर बाहर आना बंद हो जाता है, उसे आप रक्त का थक्का कहते हैं। और रक्त का थक्का जमने का कारण क्या है दोस्तों? वहां पर उपस्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, जो कि एक जाल बना देती है और आपका ब्लड क्लोट हो जाता है, थक्का जम जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होता है सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित प्रोटीन, और इसका कार्य क्या है? तो आप बताना। हमारे रक्त में जो मिनरल्स होते हैं उनका जो बैलेंस बनाने का काम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। और उसके बाद होता है ऑस्मोसिस कंट्रोल होता है, परासरण नियंत्रण का कार्य भी किसके पास होता है? एल्ब्यूमिन के पास ही होता है। और तीसरी बात करते हैं ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन एक ऐसी प्रोटीन होता है जिसका कार्य होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना। बस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का जो कार्य करता है हमारे शरीर में उपस्थित ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का होता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। प्लाज्मा कितना % होता है? 55%। और रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल्स कितने % होती हैं?
45% होती है। और ये कैसा होता है? हल्का पीला, गाढ़ा और क्षारीय। जल कितना होता है? 90 से 92%। और खनिज लवण और प्रोटीन की बात करें तो 8 से 10%। और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो आप बोलेंगे सर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन कितने प्रकार की होती है ब्लड में? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। और ये 3 इस प्रकार से हैं और उनके कार्य भी हमने समझ लिए। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन आरबीसी के बारे में। अभी तक हमने प्लाज्मा को कंप्लीट किया है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में, ब्लड कार्पसल्स के बारे में। और आप भली भांति जानते हैं कि 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। पहले नंबर पर आती है आरबीसी, दूसरे नंबर पर आती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीसी के बारे में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आरबीसी को। आरबीसी यानी कुछ उपनाम इसके हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों? रेड ब्लड कार्पसल्स। इसे लिखा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या लिखा जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं लिखा जाता है। लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। और इसी आरबीसी का एक और नाम है रक्ताणु। क्या बोला जाता है? रक्ताणु कहा जाता है। और इसी को बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर नाम दिया जाए तो हम इसे बोलेंगे इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी के कुछ उपनाम हमारे पास इस प्रकार से हैं। इसे हम लाल रुधिर कणिका कह सकते हैं, इसे हम रक्ताणु कह सकते हैं, इसे हम लाल रुधिर कणिका कह सकते हैं, रक्ताणु कह सकते हैं, और इसी हम कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट। और इस उपनाम के बाद फिर हम चलते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है, मनुष्य के शरीर में बनती कहाँ है। तो हम बात करेंगे निर्माण स्थल की। तो जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जैसे कि आप या मैं, तो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बन रही है? तो जवाब होगा रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण हो रहा है। किसमें? वयस्क में। तो वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। क्या आप बात समझ पाए? आगे देखेंगे, जो भ्रूणावस्था होती है, जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, जो भ्रूणावस्था होती है, उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए यकृत तथा प्लीहा। यकृत को कहा जाता है लीवर, और प्लीहा को कहा जाता है स्प्लीन। क्या कहा जाता है? स्प्लीन। या एक और नाम है इसका तिल्ली। तो प्लीहा के यहां पर दोस्तों कितने नाम हो चुके हैं? 3 नाम हो चुके हैं। पहला हो गया प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। तो हमने बोला कि निर्माण स्थल में बात करें कि आरबीसी का निर्माण वयस्क शरीर में कहाँ होता है? तो रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है। और जब भ्रूणावस्था में होते हैं, जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, तो बच्चे के शरीर में आरबीसी का निर्माण लीवर यानी यकृत या स्प्लीन यानी प्लीहा और तिल्ली में होता है। इस पॉइंट के बाद हम आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे संख्या के ऊपर। और आप भली बात ही जानते हैं कि इसकी संख्या पुरुष के अंदर 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी होती है पुरुषों में इसकी संख्या? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी आप इसको बोल सकते हैं 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की संख्या पुरुष में 50 से 55 लाख या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm आरबीसी होती है। और महिला की बात करें तो यहाँ पर 45 से 50 लाख होती है। यानी जैसे पिछले वीडियो में हमने बात कर रहा था रक्त थोड़ा कम होता है, तो इसका मतलब ये कि आरबीसी थोड़ी कम हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं 50 से 55 लाख की, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम यानी 45 से 50 लाख होती है। कितनी होती है महिलाओं में दोस्तों? 45 से 50 लाख होती है। और कुछ यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर लाइफ स्पॉन यानी जीवन काल की बात करें तो हजारों बार प्रश्न में पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आपने सही जवाब दिया और ये है 120 दिन।
और उसके बाद बात करेंगे आकृति। किसकी बात करेंगे? आकृति की। तो आरबीसी की आकृति कैसी होती है? आरबीसी की आकृति होती है डंबलाकार। कैसी होती है दोस्तों? डंबलाकार होती है। और डंबलाकार को बोल सकते हैं द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार या फिर बाइकॉन्केव, ये तीनों एक ही है। याद रखना, आकृति पूछे डंबलाकार, द्विअवतलाकार या बाइकॉन्केव। ठीक है दोस्तों। वो जीवन काल पूछे तो 120 दिन। अब यहां पर लास्ट पॉइंट हमारा बच जाता है जो बहुत काम का है कि केंद्रक। तो याद रखना, मेमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं यानी स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, सभी लोग जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो मेमल्स यानी स्तनधारी जंतुओं के शरीर में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मैंने एक बहुत काम की बात लिखी आपके एग्जाम के हिसाब से, केंद्रक की बात कर रहा हूं। तो स्तनधारियों के शरीर में, स्तनधारियों के शरीर में, स्तनधारियों के शरीर में क्या नहीं पाई जाती? हमारा केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के शरीर में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु यहाँ पर अपवाद है हमारे पास 3, जो स्तनधारी होते हुए भी उनके शरीर में क्या पाया जाता है? उनके शरीर में पाया जाता है आपका केंद्रक। उनके शरीर की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। पहला एग्जाम्पल हो जाता है ऊंट, जो कि स्तनधारी है, उनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक। दूसरा होता है लामा, और तीसरा होता है अपना जिराफ। तो ये 3 चीज याद रखना, ऊंट, लामा और जिराफ, ये ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी आरबीसी में, किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास अब हम विघटन स्थल को देख लेते हैं। आरबीसी का विघटन स्थल क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हजारों बार, तो बहुत ही काम की चीज है। तो हम पढ़ रहे हैं आरबीसी के बारे में, और यहाँ पर लिखा है विघटन स्थल। तो आप मुझे बताइए कि आरबीसी का विघटन स्थल या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? प्लीहा। प्लीहा को ही कहा जाता है तिल्ली, और तिल्ली को ही कहा जाता है स्प्लीन, यानी तीनों के तीनों क्या है? एक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन। ठीक है। और आरबीसी का रंग, आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। और आरबीसी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। तो हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है। तीसरी बात करते हैं, आरबीसी निर्माण की क्रियाविधि, वह विधि जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी निर्माण की क्रियाविधि का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे दोस्तों? इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो आरबीसी निर्माण की जो क्रियाविधि होती है उसका नाम है इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस नाम दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, वह यंत्र जो आरबीसी की संख्या को मापता है, वह यंत्र जो आरबीसी की संख्या को मापे, उसी को कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। वह यंत्र जो आरबीसी की संख्या को मापता है, आप क्या बोलते हैं उसे? हीमोसाइटोमीटर। फिर हम बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी आरबीसी। आप बताएं संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो एक उभयचर प्राणी है जिसका नाम है एम्फियोमा। एम्फियोमा की आरबीसी संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है। संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? एम्फियोमा यानी उभयचर प्राणी की। ठीक है दोस्तों। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी यहाँ पर संसार की थी, यहाँ पर केवल मैमल्स की बात हो रही है। तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की। किसकी होती है? हाथी की। और संसार तथा स्तनधारी दोनों में बात की जाए तो छोटी आरबीसी के नाम पे हम किसका नाम लेते हैं? तो कस्तूरी हिरण की।
ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हम बात करते हैं विघटन स्थल या हम बात करते हैं कब्रिस्तान की, तो आपका जवाब होता है प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन। ठीक है दोस्तों, अगर आरबीसी के रंग की बात की जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लाल। कभी लाल रंग का कारण पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए सर हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। और उस क्रियाविधि का नाम बताइए जिसमें निर्माण होता है आरबीसी का, तो आपका जवाब होगा इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। अगर पूछा जाए कि वह यंत्र का नाम बताओ, उस मशीन का यंत्र का नाम बताओ जो संख्या को मापता है, आरबीसी की संख्या को मापता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सर, उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। फिर बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो एक उभयचर प्राणी है जिसका नाम है एम्फियुमा। और अगर स्तनधारियों में पूछे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हाथी। और यदि स्तनधारी और संसार की बात पूछे और उसमें पूछे कि छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा कस्तूरी हिरण। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बिना विलंब किए कुछ और बातें जो एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। यहां पर बात करेंगे, यदि आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं या फिर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप ऊंचे इलाकों में जाते हैं या पहाड़ी स्थान पर जाते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, तो आपका जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सोते समय। तो सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। और कितना प्रतिशत घट जाती है दोस्तों, 5%। ठीक है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हो तो वहां पर सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अंदर आरबीसी बढ़ जाती है। और रात को सोते समय आपका रूम पार्टनर देख लेना कितने जोर जोर से खर्राटे मारता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे रूम की, पूरे एरिया की ऑक्सीजन वो अकेला ही ले लेगा, यानी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जा रही है। और जहां बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी की संख्या घट जाती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाती है। ठीक है, हम और बात करें यहाँ पर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाना, कि किसी के शरीर में आरबीसी की कमी हो गई, या फिर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, या किसी के शरीर में आयरन या लोह तत्व की कमी हो गई, तो इन सबको एक बीमारी का नाम दिया गया है। और वह बीमारी क्या है दोस्तों, एनीमिया। और एनीमिया को ही कहा जाता है रक्त अल्पता, उसी को कहा जाता है खून की कमी या अरक्तता, या विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगली बात करते हैं आरबीसी की संख्या बढ़ जाना। हमारे शरीर में आरबीसी की एक निश्चित मात्रा होती है, परंतु उससे भी अगर ज्यादा हो जाती है तो उस बीमारी का नाम है पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया। और अफ्रीका की एक प्रजाति है जो मदिरा का पान लोह के पात्र में करती है, तो मदिरा लोह से क्रिया करके एक यौगिक बना लेती है और वह लोहा उनके शरीर में चले जाता है और उनको एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं सिडेरोसिस। क्या बोलते हैं, सिडेरोसिस। हिंदी में बोला जाता है लोहमयता, लोहमयता। तो लोहमयता रोग उन लोगों को होता है जो शराब को लोहे के पात्र में पीते हैं। तो अफ्रीका की जो बांदू प्रजाति के लोग होते हैं वो शराब को लोहे के पात्र में पीने की वजह से उनके शरीर में जो रोग होता है वो लोहमयता या सिडेरोसिस रोग होता है। ठीक है, और एक लास्ट बात हो जाती है कार्य देखें आरबीसी का, तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। तो एक बार नजर डालते हैं पुनः, पहाड़ी या ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, अगर वहां ऑक्सीजन कम हो रही है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जा रही है। रात में सोते समय ऑक्सीजन हम ज्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। कितना प्रतिशत घट जाती है, 5% तक घट जाती है। एनीमिया किसे कहेंगे, अरक्तता किसे कहेंगे, या रक्त अल्पता किसे कहेंगे, खून की कमी किसे कहेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, या हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरबीसी की कमी हो जाए। इन तीनों की कमी क्या कहलाता है, एनीमिया रोग कहलाता है। ये रोग कहलाते हैं। आरबीसी की संख्या जब बढ़ जाती है, एक निश्चित मात्रा से संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उस परेशानी को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोमिया। अगर अफ्रीका की बांदू प्रजाति की बात करी जाए तो उनको एक रोग होता है जिसका नाम है सिडेरोसिस। क्यों होता है, वो शराब का सेवन लोह पात्र में करते हैं इस वजह से। और मुख्य कार्य बन जाता है दोस्तों ऑक्सीजन का
परिवहन। तो यहाँ पर हमारी आरबीसी, यहाँ पर दोस्तों हमारी आरबीसी जो होती है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। एक सिंगल प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखो ताकि सारी के सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, फटाक से इस स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज वीडियो को फैलाने में कंजूसी नहीं करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।